नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के गुहिलों में महाराणा कुंभा को हम पढ़ रहे थे और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और पूरा विश्वास है कि वहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा। आप निश्चिंत होकर उसको पढ़ लेना, ठीक है। और आज की क्लास उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको गदगद कर देगी। वाकई ऐसा कंटेंट आज मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ कि आपको किसी भी एक पुस्तक में और इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलेगा। पूरा फैक्चुअल है, पूरा रटने वाला है, ज़्यादा समझने जैसी चीज़ें है नहीं, या फिर हैं तो नाम मात्र की हैं, ठीक है। तो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों में हेडिंग डाल देता हूँ, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। और देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम कुंभा का जो है साहित्य प्रेम देखते हैं, कुंभा की उपाधियां देखते हैं, कुंभा के दरबारी विद्वानों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कुंभा का स्थापत्य कला भी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुंभा की उपाधियाँ पढ़ाऊँगा, कुंभा का साहित्य प्रेम पढ़ाऊँगा और कुंभा के दरबारी विद्वानों को पढ़ाऊँगा। उसके बाद यदि समय बचा तो मैं स्थापत्य कला करवाऊँगा। चूँकि स्थापत्य कला का संबंध आर्ट एंड कल्चर से अधिक जाता है, इतिहास से कम, इसलिए मैं इसको इतिहास में शामिल लगभग है नहीं करूँगा। यदि समय बचा, 1 घंटे की क्लास पूरी होने से पहले यदि अन्य चीज़ें पूरी हो गई और समय बचा तो मैं स्थापत्य कला की और आपको ब्रीफ में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। वरना आप जो है अपने स्तर पे आर्ट एंड कल्चर को जब पढ़ोगे तो कुंभा का स्थापत्य वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंभा की कुछ उपाधियों से, ठीक है। तो कुंभा की उपाधियाँ सॉरी, क्या क्या थी कुंभा की उपाधियाँ, ए नंबर डाल के आप लिख सकते हो। कुंभा की उपाधियाँ, है ना, कुंभा की उपाधियाँ। तो कुंभा की उपाधियों में विद्यार्थियों हम देखो क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इनको हिंदू सुल्तान कहते हैं। हम तो क्या कहते हैं, मुस्लिम जो इतिहासकार थे उस समय के समकालीन मुस्लिम शासक जो थे वो कहते थे हिंदू सुल्तान, है ना। समकालीन मुस्लिम जो शासक थे वो कुंभा को हिंदू सुल्तान के नाम से जानते थे। इसके अलावा इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, जो कि इनके संगीत प्रेम के कारण यह उपाधि दी गई है। इनको नव्य भरत भी कहा जाता है, क्योंकि नाट्य शास्त्र में और इनकी जो रुचि थी और जो ज्ञान था उसके कारण इनको नव्य भरत कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो है राय रायण या जो है राय रासो या राणो रासो या राय रायण भी कहा जाता है, क्योंकि विद्वानों के ये संरक्षक थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, इसलिए। इसके अलावा इनको छाप गुरु कहा जाता है, मतलब छापामार युद्ध में ये प्रवीण थे। चाप गुरु भी कहा जाता है क्योंकि धनुर्विद्या में निपुण थे। दान गुरु भी कहा जाता है क्योंकि दानियों में श्रेष्ठ थे। नरपति भी कहा जाता है, सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ थे। अश्वपति भी कहा जाता है, कुशल घुड़सवार थे इसलिए। इसके अलावा इनको जो है सॉरी, गजपति भी कहा जाता है क्योंकि कुशल गज सवार थे। इसके अलावा जो है इनको और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैं बताऊं आपको। और हम क्या क्या कह सकते हैं इनको, परम गुरु भी कहा जाता है। सभी कलाओं में जो है दक्ष होने के कारण जो है इनको परम गुरु कहा जाता है। तो ये विभिन्न सारी उपाधियाँ इनको दी गई हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप इन उपाधियों को अच्छे से ध्यान रखना। कई बार इन उपाधियों को जो है पूछ लिया जाता है। एक साइड उपाधियाँ होती हैं और दूसरी साइड जो है ये उपाधि क्यों दी गई वो कारण होता है।
और फिर इनको सुमेलित करने के लिए सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि कुंभा से संबंधित या कुंभा की उपाधियों से संबंधित कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो पाए। ठीक है, मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कुंभा की उपाधियों को, और फिर हम जो है आगे कुंभा का साहित्य प्रेम वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी, आइए हम लिखते हैं। देखो, पहली उपाधि तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, है ना। हिंदू सुल्तान ये समकालीन, या हम कह सकते हैं इसके जो तत्कालीन जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने ये उपाधि दी थी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकालीन समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदत्त, मतलब समकालीन जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा था। ठीक है, नंबर 2 पे मैं सॉरी, नंबर 2 पे मैं लिखूंगा अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? संगीत प्रेम में रुचि होने के कारण, है ना। क्यों कहा जाता है? संगीत प्रिय होने के कारण, संगीत प्रिय होने के कारण, है ना। संगीत प्रिय होने के कारण, है ना, मतलब संगीत इनका जो है बहुत प्रिय था और संगीत के ज्ञाता थे ये, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है ना। संगीत प्रिय होने के कारण या संगीत ज्ञाता होने के कारण भी आप लिख सकते हैं, संगीत ज्ञाता होने के कारण। ठीक है, दोनों ही बातें आ जाती हैं, मैं ऑब्लिक लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है सॉरी, इनको तीसरे नंबर पे मैं लिख सकता हूँ नव्य भरत। नव्य भरत भी कहा जाता है, नव्य भरत, यानी कि नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण। ठीक है, क्यों? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण, है ना। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण नव्य भरत कहा जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखूँ शैल गुरु। शैल गुरु, शैल गुरु, या इसको हाल गुरु भी लिखते हैं, हाल गुरु, है ना। शैल गुरु या हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, है ना। सॉरी, शैल या हाल मतलब पहाड़ी, है ना। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। ठीक है, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। इसके अलावा मैं लिखूं यहाँ पे शैल गुरु हो गया, आ, छाप गुरु। छाप गुरु, छाप गुरु का मतलब होता है छापामार युद्ध पद्धति में प्रवीण होने वाला, प्रवीण, है ना। छापामार युद्ध पद्धति में, छापामार युद्ध पद्धति में प्रवीण, है ना। छापामार युद्ध पद्धति में प्रवीण, उसको कहते हैं छाप गुरु। इसके अलावा चाप गुरु। चाप गुरु, चाप गुरु क्यों कहते हैं? चाप गुरु कहते हैं धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, है ना। धनुर्विद्या में धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, है ना।
चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण। इसके अलावा मैं 7 नंबर पे लिख सकता हूँ दान गुरु। दान गुरु, दान गुरु का मतलब होता है दानियों में श्रेष्ठ होने के कारण, है ना। दानियों में श्रेष्ठ, है ना। इसका मतलब होता है दानियों में श्रेष्ठ, ठीक है। दान गुरु का मतलब। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8वें नंबर पे अश्वपति। अश्वपति का मतलब होता है अश्वपति का मतलब होता है कुशल घुड़सवार, है ना। कुशल घुड़सवार, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा 9वें नंबर पे मैं लिख सकता हूँ गजपति। गजपति कौन होगा, मैं इसी पेन से लिख देता हूँ ना। गजपति होगा, चलो ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। गजपति मतलब कुशल गज सवार, हाथी सवार, है ना। कुशल गज सवार। इसके अलावा इनको कहा जाता है नरपति। 10 नंबर पे मैं लिख सकता हूँ नरपति। नरपति कौन होता है, नरपति मतलब सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ, है ना। सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ, है ना, नरपति। और सॉरी 10 हो गए। इसके अलावा जो है इनको परम गुरु भी कहा जाता है। परम गुरु, परम गुरु क्यों, क्योंकि सभी कलाओं में दक्ष होने के कारण जो है इनको परम गुरु कहा जाता है ना। सभी कलाओं में दक्ष होने के कारण, ठीक है। तो एक उपाधि और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11 नंबर पे परम गुरु। परम गुरु, ठीक है। परम गुरु होता है सभी कलाओं में दक्ष होने के कारण, ठीक है। सभी कलाओं में दक्ष, ठीक है। सभी कलाओं में दक्ष। तो ये विद्यार्थियों प्रमुख प्रमुख उपाधियां थी कुंभा की। हिंदू सुरतान, नव अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भरत, शैल गुरु, हाल गुरु। राय रासो नहीं लिखा ना, राय रासो या राणो रासो या जो है राय रायण। 12 नंबर पे मैं लिख देता हूँ राय रायण, या इसको ही राणो रासो, राणो रासो, राय रायण या राणो रासो, या हाँ यही बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, विद्वानों का संरक्षक, है ना। विद्वानों का संरक्षक, ठीक है। विद्वानों का संरक्षक, ठीक है। विद्वानों का संरक्षक, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख उपाधियां थी विद्यार्थियों कुंभा की। जो है 12 उपाधियां मैंने लिखी हैं। ये प्रमुख उपाधियां जो मुझे याद आई वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आपका सवाल मुझे विश्वास है उपाधियों से आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और इतनी उपाधियां यदि आप याद कर लेते हैं, इसके अलावा अन्य कोई कुंभा की उपाधि बचती भी है, तो आप यकीन मानना कि इनको याद करने से आपका वो सवाल हो जाएगा, गलत नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। तो आप इसको सॉरी अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इनको सुमेलित करने के लिए सवाल आ जाता है कई कई बार, है ना। और फिर वहाँ पे हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 शुरू की 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को जरूर ध्यान रखना। एक ये परम गुरु और एक ये राय रायण, है ना। ये 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण है। बाकी चाप गुरु छाप गुरु में भी अंतर कई बार आ जाता है ना, इन दोनों को भी ध्यान रखना। बाकी तो अश्वपति गजपति नरपति ये सीधी है, और दान गुरु ये भी सीधा है। तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, इतिहास में ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा दूं या फिर यहाँ पे काम करें थोड़ा सा, अभी ये जगह बच रही है। तो कुंभा का जो है साहित्य हम पढ़ लेते हैं, है ना। कुंभा का साहित्य के बारे में कुछ बातें चलो मैं इसको मिटा ही देता हूँ और आप इसको उतारें
और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, वहाँ पे हम दूसरा पॉइंट डाल के और कुंभा का साहित्य वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और आप इसको बार बार पढ़ोगे तो अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगी उपाधियाँ। और ध्यान रखना, उपाधियों से सवाल अक्सर पूछते हैं, और कुंभा जैसे शासक की उपाधियाँ तो जो है खूब पूछी गई हैं हमसे पहले, है ना। इसलिए आप जो है इनको अच्छे तरीके से और बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगी, है ना। थोड़े से सीरियस होके पढ़ना सॉरी, ऐसे हल्के में मत लेना कि ठीक है ये तो हमें याद ही रहती हैं कुंभा की उपाधियाँ तो। लेकिन वो जब हम सरसरी निगाहों से देखते हैं ना, तो फिर वो सवाल हमारा एग्जाम में गलत हो जाता है, और हम फिर आके ये कहते हैं कि ये तो मुझे आता था लेकिन मेरा गलत हो गया, ये तो मुझे आता था लेकिन मेरा गलत हो गया। उसके पीछे कारण ये रहता है कि हम उनको सरसरी निगाह से ही देखते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये पहले से हमारी मानसिकता बनी रहती है। इसलिए बड़े गौर से पढ़ना है, ये आसान शब्दावली नहीं है, ध्यान रखना। दिखने में आसान दिखती है क्योंकि हम पढ़ते हैं इनको हर बार, लेकिन कुछ एक उपाधियां ही हम गौर से पढ़ते हैं, बाकियों को नहीं पढ़ते। और जो कुछ एक नहीं पढ़ते ना, वही आता है। हमारी किस्मत तो इतनी बढ़िया रहती है ना, आप सबको पता ही है। तो चलो, हम अब लिखते हैं यहाँ पे कुंभा का साहित्य प्रेम, है ना। बी नंबर डाल दीजिए, कुंभा का साहित्य प्रेम, है ना। कुंभा का साहित्य प्रेम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें देखो, कुंभा के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे, जैसे कामराज रतिसार लिखा, 5 भागों में था। और ऐसा माना जाता है कुंभा के सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ था कामराज रतिसार। ठीक है, कामराज रतिसार सबसे बड़ा नहीं माना जाता, संगीत राज माना जाता है, सॉरी। कामराज रतिसार 7 भागों में जरूर है, और संगीत राज 5 ही भागों में है। लेकिन 5 भागों में होने के बावजूद संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है कुंभा का। ठीक है, कामराज रतिसार नहीं माना जाता। कामराज रतिसार है 5 भागों में, और संगीत राज, सॉरी फिर गलत बोल रहा हूँ, संगीत राज 5 भागों में है, और कामराज रतिसार 7 भागों में है। भागों की दृष्टि से तो जो संगीत राज है वो छोटा है, लेकिन कुंभा के समग्र इतिहास, समग्र साहित्य की बात करें, जिसमें जो मैटर मिलता है उसकी दृष्टिकोण से संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जिसमें 5 भाग हैं, पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश। गीत रत्न कोश सबसे छोटा भाग है संगीत राज का, और पाठ्य रत्न कोश सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, इसके अलावा कामराज रतिसार है जो 7 भागों में है ना। उसके अलावा कुंभा ने अन्य कई ग्रंथ लिखे, जिसमें सूड प्रबंध है, संगीत सुधा प्रबंध है, संगीत क्रम सॉरी संगीत क्रम दीपिका है, हरिवार्तिका है ना, हरिवार्तिका है, और वाद्य प्रबंध है या नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध है ना। ये कुंभा के कुछ प्रमुख ग्रंथ थे जो मैंने अभी आपको बोल के बताए हैं। अब हम जो है इनको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ना, और कुंभा के ग्रंथों से अक्सर सवाल जो है यहाँ पे बनते हैं, लगातार सवाल बनते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, पहला जो ग्रंथ है वो है संगीत राज, है ना, संगीत राज। ठीक है, संगीत राज सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसमें कि यह कुंभा के कुंभा के सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। यह 5 भागों में लिखा गया है। यह 5 भागों में लिखा गया है।
कितने भागों में लिखा गया है? 5 भागों में लिखा गया है। सॉरी, 5 भाग देखो कौन कौन से हैं, है ना? 5 भाग कौन कौन से हैं देखो। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा पाठ्य रत्न कोश, है ना? पाठ्य रत्न कोश सबसे बड़ा भाग है ये, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखूं, एक हो जाएगा रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। ठीक है, ये पेन थोड़ा फीका हो गया है, मैं ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तीसरा हो जाएगा हमारा सॉरी, वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। ठीक है, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, और एक हो जाएगा गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। ठीक है, ये 5 भाग हैं कुंभा के ग्रंथ संगीत राज के। यह सबसे छोटा है ना? यह सबसे छोटा भाग है। ठीक है, यह सबसे छोटा भाग है। गीत रत्न कोश जो है सॉरी, गीत रत्न कोश जो है सबसे छोटा भाग माना जाता है, और पाठ्य रत्न को सबसे बड़ा भाग माना जाता है संगीत राज का। ये तो था एक ग्रंथ कुंभा का। कुंभा का दूसरा ग्रंथ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, दूसरा वो है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार ये 7 भागों में है विद्यार्थियों, 7 भागों में। ठीक है, इसके अलावा इनका है एक सूड प्रबंध, सूड प्रबंध है। एक मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सॉरी, संगीत सुधा प्रबंध है, संगीत सुधा प्रबंध है। एक इनका है संगीत क्रम दीपिका है, संगीत क्रम दीपिका। ठीक है, छठे नंबर पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो एक इनका है हरिवार्तिक, हरवार्तिक, हरवार्तिका, सॉरी, हरवार्तिका है। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रंथ इनका और मैं बताऊं आपको तो एक है इनका वाद्य प्रबंध, वाद्य प्रबंध, या इसको नवीन गीत गोविंद, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध भी बोलते हैं, वाद्य प्रबंध। ठीक है सॉरी, तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ थे कुंभा के। ठीक है, जो कुंभा ने लिखे, बड़े महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है विद्यार्थियों। संगीत राज सबसे ज़्यादा पूछा गया है। संगीत राज के 5 भागों में से कौन सा भाग नहीं है, कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, इस प्रकार से सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा कुंभा ने 3 ग्रंथों की टीका भी की थी, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुंभा की कुंभाकृत टीकाएं। ठीक है, सी नंबर में डाल देता हूँ इसमें, और यहाँ पे हम एक हेडिंग डालते हैं कुंभाकृत टीकाएं। कुंभा ने टीका भी की थी कुछ ग्रंथों की, जिसमें जो है सॉरी, जो जयदेव का गीत गोविंद है उसकी टीका की, और बाण भट्ट के चंडी शतक की टीका की, और सारंग धर के जो था, एक ग्रंथ था सारंग देव का, सारंग देव बोलते हैं, सारंग देव का था जो है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर की टीका। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1 नंबर पे। तो संगीत, संगीत रत्नाकर,
की टीका, संगीत रत्नाकर की टीका। ठीक है, ये संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है, ये संगीत रत्नाकर ये किसका है? संगीत रत्नाकर तो लिखा गया था सारंग देव का, है ना, सारंग देव कृत, सारंग देव का ग्रंथ था संगीत रत्नाकर, उसके ऊपर टीका लिखी थी, है ना। ठीक है, कुंभा ने तो संगीत रत्नाकर तो सारंग देव का है, ये ध्यान रखना बस। नंबर 2 पे मैं लिखूं यहाँ पे सॉरी, जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका, जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की, गीत गोविंद की टीका। ठीक है, मतलब कुंभा का काम तो है गीत गोविंद की टीका, लेकिन गीत गोविंद जो लिखा वो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको ना, जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, लेकिन गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी वो कुंभा ने लिखी। ठीक है, गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी वो कुंभा ने लिखी थी। ठीक है, सॉरी इसके अलावा एक तीसरा ग्रंथ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाणभट्ट कृत, बाणभट्ट बाणभट्ट कृत चंडी शतक की टीका, है ना, चंडी शतक की टीका। ठीक है, तो ये जो चंडी शतक है ये बाणभट्ट का है, लेकिन इसके ऊपर टीका जो लिखी, चंडी शतक की जो टीका है वो लिखी थी कुंभा ने। ठीक है, तो कुंभाकृत टीकाएं जो हैं 3 ही हैं, ध्यान रखना, कुंभाकृत टीकाएं पूछेंगे तो 3 ग्रंथ ये लिख देंगे संगीत रत्नाकर की टीका, गीत गोविंद की टीका, चंडी शतक की टीका, एक शब्द लिख सकते हैं संगीत राज की टीका। तो संगीत राज की टीका नहीं की थी उन्होंने, संगीत राज तो स्वयं लिखा था कुंभा ने। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, कामराज रतिसार की टीका आ जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, कामराज रतिसार स्वयं कुंभा का ग्रंथ है, कामराज रतिसार की टीका कुंभा ने नहीं की। ठीक है, इस प्रकार से वो कंफ्यूज करते हैं, है ना, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टीका तो 3 ही की थी, संगीत रत्नाकर की टीका, संगीत रत्नाकर मूल रूप से ग्रंथ सारंगदेव का था, उसके ऊपर टीका की थी कुंभा ने। ऐसे ही जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद की टीका और बाणभट्ट कृत चंडी शतक की टीका की। ठीक है सॉरी, इसके अलावा मैं एक, कुंभा ने जो है कुछ नाट्य ग्रंथ लिखे थे, जैसे मुरारी संगीत है, नंदिनी व्रत है, अतुल्य चातुरी है, और नंदिनी व्रत है, और संघोरा नंदिनी है ना, संघोरा, संघोरा नंदिनी नहीं है, रस नंदिनी, नंदिनी व्रत, मुरारी संगीत और अतुल्य चातुरी, ये 4 संगीत 4 नाट्य ग्रंथ भी हैं कुंभा के। तो मैं यहाँ पे डी नंबर डाल के और जो है लिखना चाहूँगा सॉरी, कुंभा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कुंभा के नाट्य ग्रंथ, है ना, नाट्य ग्रंथ, कुंभा के नाट्य ग्रंथ देखो कौन कौन से थे। नाट्य ग्रंथ, है ना, नव्य भरत कहा जाता था ना, क्योंकि नाट्य शास्त्र का ज्ञाता था। अब नाट्य शास्त्र में ये ग्रंथ आते हैं, देखो एक तो आता है मुरारी संगीत, मुरारी संगीत ये लिखा। नंबर 2 रस नंदिनी लिखा, रस नंदिनी लिखा। एक इन्होंने लिखा नंदिनी व्रत लिखा, नंदिनी, नंदिनी व्रत लिखा, नंदिनी व्रत लिखा। और एक अतुल्य चातुरी लिखा सॉरी, ये 4 कुंभा के नाट्य ग्रंथ हैं ना, कुंभा ने लिखे थे ये, इसमें इनकी विषय वस्तु नाट्य शास्त्र है। ठीक है, तो मुरारी संगीत, रस नंदिनी, नंदिनी व्रत और अतुल्य चातुरी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं कुंभा के संबंध में। अब हम कुंभा के कुछ दरबारी जो विद्वान थे उनके बारे में पढ़ेंगे, आप इनको अच्छे से याद रखना, पूरा एकदम तथ्यात्मक है, पूरा रट्टा मारने वाला है,
समझने जैसी कोई बात यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उपाधियों में जरूर समझने का मामला था, लेकिन वहाँ भी ये किन प्रकारेण आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको उतारें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने इसको उतार लिया होगा अब, ठीक है। मैं अब इसको मिटा के और अगली स्लाइड पे आता हूँ, और हम फिर जो है कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों, कुंभा के दरबारी विद्वान आप हेडिंग डाल सकते हैं। और सॉरी, मुझे इतना यकीन है कि इतना गजब मैटर आपको एक जगह और किसी पुस्तक में नहीं मिला होगा, और ना ही आज तक किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। इतना मुझे विश्वास है। यदि आपको किसी ने इतना पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमने ये सब कुछ मैटर पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ा है तो भी आप कमेंट करें और ये बताएं कि आज पहली बार कुंभा के संबंध में और इतना डिटेल में मैटर हमने एक क्लास में यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो कुंभा के दरबारी विद्वान, आप हेडिंग डाल दीजिए, कुंभा के दरबारी विद्वान, है ना। सॉरी, कुंभा के दरबारी विद्वान में एक नंबर पे मैं डालूं तो हीरानंद आ जाएंगे, हीरानंद, ठीक है। हीरानंद जो थे वो कुंभा के जो है आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, और कुंभा ने इनको कविराज की उपाधि दी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कुंभा के, कुंभा के आध्यात्मिक, कुंभा के आध्यात्मिक गुरु, कुंभा के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। और कुंभा ने इनको, कुंभा ने इनको कविराज की उपाधि दी थी, है ना। कुंभा ने इनको कविराज की उपाधि दी थी, ठीक है। कविराज की उपाधि कुंभा ने किसको दी थी? हीरानंद को दी थी। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, कुंभा के दरबार में सॉरी, एक सोमदेव नाम के जैन विद्वान रहते थे, है ना। एक जैनी विद्वान थे जिनका नाम सोमदेव था। उस सोमदेव ने कुंभा को कविराज की उपाधि दी थी, लेकिन यहाँ पे कुंभा ने कविराज की उपाधि किसको दी है? हीरानंद को। बड़े ही गौर से पढ़ना, एग्जाम में ऐसी गलतियां होती हैं। सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, लिख देता हूँ नोट, कुंभा को, कुंभा को कविराज, कुंभा को कविराज सोमदेव ने कहा। सोमदेव, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैन विद्वान, कुंभा का दरबारी ही था, है ना। सोमदेव ने कहा था, ठीक है। मतलब उपाधि थी एक तरीके से कुंभा की, कविराज, जो किसने दी थी? सोमदेव ने दी थी, ठीक है। वहाँ उपाधियों में भी वैसे हम लिख सकते थे कि कविराज भी इसको कहा जाता है सॉरी, वहाँ भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। हाँ, दूसरा दरबारी विद्वान, हम इनके दरबार का हम देखें तो जो है हम एक नाम ले सकते हैं, एक नाम ले सकते हैं हम, जो है सारंगधर व्यास का, जो इनके दरबार के दरबार में रहते थे और संगीत गुरु थे। कुंभा के संगीत गुरु सारंगधर व्यास थे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सारंगधर व्यास, ठीक है। सारंगधर व्यास क्या थे? ये कुंभा के संगीत गुरु थे, है ना। कुंभा के संगीत गुरु, कुंभा के संगीत गुरु थे, ठीक है। सारंगधर व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे।
इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तीसरे नंबर पे, तो अत्रि भट्ट का नाम मैं लिख सकता हूँ, अत्रि भट्ट। ठीक है, अत्रि भट्ट कुंभा के दरबारी विद्वान थे, और अत्रि भट्ट ने लिखा था जो है इनका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन्होंने इन्होंने जो विजय स्तंभ था ना, कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनवाया था, सारंग जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, और महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था, उस विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बनवाया था 9 मंजिला, उसकी 9वीं मंजिल पे और अत्रि भट्ट ने एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, तो उसका रचयिता था इन्होंने विजय स्तंभ विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। ठीक है, कहाँ लिखी? 9वीं मंजिल पे लिखी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा जो किया था वो इस अत्रि भट्ट के पुत्र सॉरी अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने किया था। ठीक है, तो ये बात मैं लिख देता हूँ। इस प्रशस्ति को पूरा करने का श्रेय, इस प्रशस्ति को पूरा लिखने का श्रेय अत्रि पुत्र महेश भट्ट को जाता है। ठीक है, इस प्रशस्ति को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जो है महेश भट्ट को जाता है। विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें कुंभा की तुलना कर्ण और भोज जैसे शासकों से की गई है, दानी होने के कारण, है ना। और कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार भी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो मैं ये बात भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा। इस प्रशस्ति में सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। ठीक है, धर्म व पवित्रता का अवतार, ध्यान रखना, अच्छी बात है। सवाल यहाँ से इस प्रकार से जो है बन सकता है, अभी तक बना नहीं है लेकिन ये बन सकता है सवाल। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुंभा की तुलना कर्ण व भोज से की गई है भोज से की गई है। ठीक है, दानी होने के कारण की गई, ये ध्यान रखना, दानी होने के कारण। ठीक है, दानी होने के कारण। ठीक है, बाकी मैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पहले पढ़ा चुका हूँ, जो हमने राजस्थान की जानकारी के स्रोत पढ़े थे, वहाँ पे आप मेरी क्लास ज़रूर देखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे जो है पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके जो है इनको देखना। ठीक है, इसके अलावा मैं अगला विद्वान की बात करूँ तो महेश भट्ट की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पे महेश भट्ट। ठीक है, महेश भट्ट जो है इसने कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है लिखी थी। क्या लिखी थी?
ये कीर्ति स्तंभ इसने लिखी, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी इन्होंने, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, है ना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। इसने महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। इसके अलावा कुंभा के दरबार के अन्य जो विद्वान में मैं 5वें नंबर पे लिख सकता हूँ, जो है कान्हा व्यास लिख सकता हूँ, कान्हा या कान्य व्यास, कान्य व्यास, ठीक है। ये नाम है विद्यार्थियों, ये एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे कुंभा के दरबार के जो वैतनिक थे, पैसे लेते थे, पैसे लेकर और साहित्य का लेखन करते थे। बाकी सारे तो केवल अपना आश्रय मिल जाए इसलिए रहते थे, लेकिन कान्य व्यास वैतनिक साहित्यकार थे, ये ध्यान रखना। और एक लिंग महात्म्य की रचना इन्होंने की थी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कुंभा के एकमात्र वैतनिक साहित्यकार, है ना, वैतनिक साहित्यकार थे, साहित्यकार कान्य व्यास थे, कान्य व्यास थे, ठीक है। कान्य व्यास ने क्या लिखा, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य की रचना की रचना की थी, एक लिंग महात्म्य की रचना की थी। ये ध्यान रखना, एक लिंग महात्म्य का जो पहला भाग था, जो कि राजवर्णन कहलाता है, वो महाराणा कुंभा स्वयं ने लिखा था। इसलिए कई किताबों में ये भी लिखा मिलता है कि एक लिंग महात्म्य की रचना कुंभा ने ही की थी, है ना। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको लिखने की शुरुआत तो महाराणा कुंभा ने ही की थी और इसका पहला भाग राजवर्णन ही लिख पाए थे। उसके बाद कुंभा ने इसका लेखन कार्य रोक दिया था और फिर कान्य व्यास ने इसको पूरा किया था, या कुंभा ने पैसे देकर और कान्य व्यास से इस ग्रंथ को पूरा लिखवाया था। इसलिए कान्य व्यास वैतनिक अधिकारी, वैतनिक साहित्यकार भी हुए और एक लिंग महात्म्य के रचयिता भी हुए, ठीक है। तो मैं ये बात को यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि इसका पहला भाग, इसका पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग राजवर्णन, है ना। इसका पहला भाग राजवर्णन, है ना, इसका पहला भाग राजवर्णन की रचना कुंभा ने की थी, कुंभा ने की थी, ठीक है। इसका पहला भाग राजवर्णन की रचना कुंभा ने की थी, ठीक है। तो सॉरी, ये कुंभा के कुछ दरबारी विद्वान थे, अभी और हैं। अभी तो हमने 5 पढ़े हैं, कई सारे और आएंगे। अभी तो मंडन आएगा, सबसे बड़ा जो है मंडन आएगा, और मंडन के जो क्या नाम से भाई थे उनका भी नाम आएगा, और उनके पुत्र का नाम आएगा, है ना, कई सारे नाम आएंगे। कुंभा की बेटी का भी नाम आएगा, जिसको हम जो है वागेश्वरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा। कुंभा के दरबारी विद्वान हम पढ़ रहे हैं, अभी दरबारी विद्वान वाला टॉपिक ही चल रहा है, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से सवाल खूब बनते हैं, ढेर सारे सवाल अब से पहले बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। कभी भी ये ऐसा टॉपिक है कि ट्रेंडिंग से बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसलिए इसको आप बार बार पढ़ें, बहुत अच्छे से इसको तैयार करें, और एक दिन पूरा इसी टॉपिक को दें, एक क्लास को ही दें, और उस एक दिन में आप जो है अच्छे से इसको पूरे को पढ़ लें, ठीक है। तब जाके ही ये मामला पूरा हो पाएगा। अब मैं आता हूँ विद्यार्थियों, मंडन के ऊपर आता हूँ। हमने कितने पढ़े थे, मेरे को ये क्रम पता नहीं है, आप अपने स्तर पे क्रम दे लेना। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ मंडन, ठीक है। मंडन, ये था मंडन, कुंभा का जो दरबार का जो था प्रमुख शिल्पकार माना जाता है, और इसने कई सारी रचनाएं की, जैसे
वास्तु प्रसाद से संबंधित, वास्तुकला से संबंधित अलग रचनाएं की, मूर्तिकला से संबंधित अलग की, उसके अलावा धनुर्विद्या से संबंधित की, आयुर्वेद से संबंधित की, है ना, और जो है चाप विद्या से संबंधित भी इसकी रचना मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, वास्तुकला से संबंधित इसकी जो रचनाएं थी, जिसमें वास्तुशास्त्र आता है, वास्तु मंडन आता है, और जो है इसके अलावा जो है राजवल्लभ भी आता है, राजवल्लभ, और एक आता है प्रासाद मंडन आता है ना। 4 ग्रंथ इसके वास्तुकला से संबंधित हैं। और मूर्तिकला से संबंधित इसके 2 ग्रंथ आते हैं, एक आता है रूपमंडन और एक आता है देवमूर्ति प्रकरण। ठीक है। इसके अलावा अन्य कुछ रचनाएं हैं जिसके जैसे मैं बताऊं आपको, एक तो आता है हमारा सगुन मंडन आता है, जो कि ज्योतिष से संबंधित है, सगुन मंडन। और एक हमारा आ जाएगा जो है वैद्य मंडन, है ना, वैद्य मंडन आ जाएगा, वो है हमारा चिकित्सा से संबंधित वैद्य मंडन। और एक रचना और है कोदंड विधान, है ना, कोदंड विधान है, कोदंड विधान सॉरी, धनुर्विद्या से संबंधित है। ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं थी, कोदंड मंडन, और जो है हमारा सगुन मंडन और वैद्य मंडन, है ना। 3 रचनाएं और हैं, अन्य में वो आ जाएंगी हमारी। तो देखो, कुंभा के दरबारी मंडन ये प्रमुख शिल्प शास्त्री थे, प्रमुख शिल्पकार मैं कह सकता हूँ, प्रमुख शिल्पकार थे। देखो, इनके साहित्य को हम सॉरी 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, पहला तो वास्तुकला, है ना, वास्तुकला से संबंधित। दूसरा मैं लिख सकता हूँ मूर्तिकला, मूर्तिकला। और तीसरा नाम मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अन्य, है ना, अन्य से संबंधित। ठीक है। तो देखो, वास्तुकला में तो हम इस प्रकार पूछते हैं, इसके इस प्रकार से डिवाइडेशन में इसलिए कर रहा हूँ कि सवाल ऐसा पूछा जाता है कि मंडन के निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जो है अ, वास्तुकला का हिस्सा है, या कौन सा ग्रंथ मूर्तिकला का हिस्सा है ना, इस प्रकार से जो है पूछा जाता है। ठीक है। सॉरी। तो वास्तुकला में आएगा इसका, जैसे 1 नंबर पे मैं डालूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वास्तुशास्त्र, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे राजवल्लभ। एक तो राजवल्लभ है, राजवल्लभ है। ठीक है। और एक है इसमें प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ प्रसाद मंडन। और एक है इसका, कई ग्रंथ हैं, 4 ग्रंथ हैं। वास्तु मंडन है एक, हाँ, राजवल्लभ, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, और एक वास्तुशास्त्र। हाँ, वास्तु मंडन और वास्तुशास्त्र और बचे 2 सॉरी, वास्तु मंडन और चौथे नंबर पे आ जाएगा वास्तु शास्त्र। ठीक है। तो ये 4 ग्रंथों का आप विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। 3 सवाल, 3 ये ऑप्शन यहाँ से डाल देंगे, चौथा ऑप्शन यहाँ से डाल देंगे। जैसे मूर्ति कला में एक पहला आ जाएगा हमारा रूप मंडन, है ना, रूप मंडन। ठीक है, रूप मंडन। और दूसरा आ जाएगा देव मूर्ति प्रकरण। ठीक है, देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण सॉरी। तो विद्यार्थियों, ये दोनों मूर्ति कला से संबंधित हैं। अब सवाल यहाँ पे कैसे बनता है, देखो, सवाल ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मंडन का वास्तुकला से संबंधित नहीं है ना। तो यहाँ से देव मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन आ जाएगा, है ना, और 3 यहाँ से दे देंगे, तो उसमें आंसर हो जाएगा रूप मंडन। लेकिन हम क्या है ना कि इतना डिटेल से पढ़ते नहीं है, बड़े गौर से पढ़ते नहीं है कि ये ग्रंथ मूर्ति कला से संबंधित है और ये वास्तुकला से। और हमें पता चलता है कि रूप मंडन भी मंडन का है, ये भी मंडन का है, ये भी मंडन का है, ये भी मंडन का है। तो हम वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये तो सवाल डिलीट होगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही है, चारों ही रचनाएं मंडन की हैं, है
है ना, तो गौर से नहीं पढ़ते हम, इस वजह से जो है चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, अब हम अन्य में हम देखें तो विद्यार्थियों, एक तो हमारा हो जाएगा सगुन मंडन, है ना, सगुन मंडन। ठीक है, सगुन मंडन जो है ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। किससे है? ज्योतिष, ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है, ज्योतिष से संबंधित है। दूसरा नंबर पे आ जाएगा एक वैद्य मंडन, है ना, वैद्य मंडन जो है चिकित्सा से संबंधित है। वैद्य मंडन चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है सॉरी। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा कोदंड मंडन, कोदंड मंडन। ठीक है, कोदंड मंडन, मंडन जो है ये है धनुर्विद्या से संबंधित, धनुर्विद्या से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों मंडन के प्रमुख रचनाएं, और विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, और इसी प्रकार से जो है मंडन की रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मंडन से जो है लगातार सवाल जो है यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है इसके अलावा मंडन का एक भाई था नाथा, नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की, वो भी गजब की रचना है वास्तु मंजरी। और मंडन का एक बेटा था गोविंद, जिसने जो है 4 रचनाएं की थी, उद्धार धोरणी, कलानिधि, उद्धार धोरणी, कलानिधि, 7 समुच्चय, और एक और बची कोई सी, उद्धार धोरणी, कलानिधि, 7 समुच्चय, और द्वार दीपिका। उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, कला समुच्चय, और एक कौन सी बची, कलानिधि, है ना, कलानिधि बची। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एक नंबर पे हमने मंडन लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब दूसरे नंबर पे, सॉरी नंबर आप दे लेना इसको, मेरे को नंबर मैं भूल गया हूँ कि कौन सा नंबर चल रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे नाथा। नाथा कौन थे? मंडन के भाई थे। कौन थे ये? सॉरी, मंडन के भाई, मंडन के भाई थे, मंडन के भाई थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो लिखा था नाथा ने वास्तु मंजरी। ठीक है, ध्यान रखना, वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा की रचना है, ध्यान रखना, वास्तु मंजरी लिखा। ठीक है, और वास्तु मंजरी भी वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। अब अगला मैं कुंभा का दरबारी विद्वान हम पढ़ रहे हैं, वो मैं अगला लिखूं तो यहाँ पे गोविंद लिखूंगा, गोविंद, है ना, गोविंद बड़ा ही विद्वान था ये भी। गोविंद था कौन? ये मंडन का पुत्र था। कौन था? मंडन का पुत्र था, मंडन का पुत्र था, है ना, मंडन का पुत्र था। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। सॉरी, रचनाओं में मैं लिखूंगा एक तो कलानिधि, कलानिधि, है ना, एक मैं लिखूंगा 7 समुच्चय, 7 समुच्चय, एक मैं लिखूंगा उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरिणी, और एक मैं लिखूंगा द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। ठीक है, तो विद्यार्थियों इनको अच्छे तरीके से आप याद रखना, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। गोविंद की रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 3 इसमें से देंगे, एक ये उठा के दे देंगे, या एक इनमें से कोई सी भी एक डाल देंगे, है ना। इस प्रकार से सवाल जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देता है कलानिधि वाला जो है। ठीक है, मंदिर के जो शिखर होता है उसके निर्माण की जानकारी देता है कलानिधि। ठीक है, आप इसमें जो है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मंदिर, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी ये देता है। ठीक है, सॉरी,
मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देता है गोविंद का ग्रंथ कलानिधि। ठीक है, तो मंडन हो गया, नाथा हो गया, गोविंद हो गया। इसके अलावा भी हमें कुछ नाम मिलते हैं, जैसे एक नाम मेहा जी का मिलता है, मेहा जी का, जिन्होंने तीर्थमाला ग्रंथ की रचना की, जिसमें 120 तीर्थों की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा कुंभा की जो बेटी थी रमाबाई, वो भी एक विद्वान थी और इसके दरबार में रहती थी, बाद में उसकी शादी कर दी थी। वैसे रमाबाई को वागीश्वरी कहा जाता है संगीत की ज्ञाता होने के कारण। और रमाबाई को जब उसका विवाह किया तो दहेज में जावर दे दिया था, पूरा जावर क्षेत्र ना, आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह बच रही है। ठीक है, तो आप अन्य में लिखना, अन्य में आप, मैं यहाँ पे लिख यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक तो लिखूंगा मेहा जी, मेहा जी। ठीक है, मेहा जी में कौन सा नाम आएगा? मेहा जी कुंभा के दरबारी थे और इन्होंने एक रचना की थी तीर्थमाला। ठीक है, कौन सी रचना की? तीर्थमाला। ठीक है, इसमें 120 तीर्थों का जिक्र मिलता है, तीर्थों का जिक्र। ठीक है, मेहा जी हो गए। इसके अलावा विद्यार्थियों में यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, रमाबाई, रमाबाई, है ना, ये कुंभा की पुत्री थी, है ना, कुंभा की पुत्री थी, कुंभा की पुत्री थी और वागेश्वरी कहलाती थी, वागेश्वरी कहलाती थी। क्यों कहलाती थी वागेश्वरी? संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण, है ना, संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण। ठीक है, संगीत शास्त्र में निपुण होने के कारण वागेश्वरी कहलाती थी। जब इसकी शादी हुई तो इसको जावर का क्षेत्र दहेज में मिल गया था, है ना, और श्रृंगार संगुरी का निर्माण करवाया था इसके लिए, जब जहाँ पे इसका मंडप बनाया गया था। वो सब आर्ट एंड कल्चर का विषय मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ जैन विद्वान भी थे, जिसमें सोम सुंदर सूरी है और मुनिजिन विजय सूरी है ना, मुनिजिन विजय सूरी है, जयचंद सूरी है, भुवन कीर्ति है ना, भुवन कीर्ति है, माणिक्य है। तो इस प्रकार के इसके दरबार में कुछ जैन विद्वान भी रहते थे। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा प्रमुख जैन विद्वान, है ना। ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे बच रही है, प्रमुख जैन विद्वान, प्रमुख जैन विद्वान। ठीक है, जैनों का ये संरक्षण करता था, विद्वानों का तो संरक्षक था ही। तो प्रमुख जैन विद्वान में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सोमदेव, सोमदेव, है ना। इसके अलावा जो है भुवन सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी। ठीक है, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी और सॉरी जयचंद सूरी, जयचंद सूरी, है ना, जयचंद सूरी। इसके अलावा जो है माणिक्य का नाम लिख सकते हैं, माणिक्य, माणिक्य। ठीक है, इसके अलावा जो है मुनिजिन, मुनिजिन विजय सूरी। ठीक है, मुनिजिन, मुनिजिन सैन सूरी है, सॉरी क्या है, मुनिजिन सैन सूरी। ठीक है, मुनि जिन सैन सूरी, है ना, मुनिजिन सैन सूरी। तो ये कुछ नाम थे, आप इनको बढ़िया तरीके से याद रखना। सोमदेव है, भुवन भुवन सुंदर सूरी है, जयचंद सूरी है, भुवन कीर्ति भी नाम मिलता है ना, भुवन कीर्ति। ठीक है, एक नाम भुवन कीर्ति भी मिलता है, भुवन कीर्ति, है ना, ये भी नाम मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख विद्वान थे, जैन विद्वान, जो कुंभा के दरबार में निवास करते थे। आप इनको ध्यान रखना है। आपको पता होगा
सोमदेव ने तो कुंभा को जो है कविराज की उपाधि भी यहाँ पे दी थी, है ना। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान। सॉरी, एक मुनि सुंदर सूरी का भी नाम मिलता है ना। मुनि सुंदर सूरी, है ना। मुनि सुंदर सूरी का नाम भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ठीक है विद्यार्थियों, इतना आप अच्छे से याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ से सवाल अब बाहर मेरे हिसाब से तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। आप किसी भी कुंभा के दरबारी रचनाकार के बारे में पूछा जा सकता है, दरबारी विद्वान के बारे में पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे आपको जो है बढ़िया तरीके से करवा दिया है और किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जिन शेखर सूरी का नाम भी इसमें मिलता है। बहुत सारे विद्वान थे, किन किन का लिखेंगे हम, लेकिन फिर भी आप जो है कुछ एक नाम ध्यान आ रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ। जिन शेखर सूरी का नाम भी मिलता है, जिन शेखर सूरी, बस इनका नाम ध्यान रखना। तो ये था प्यारे साथियों महाराणा कुंभा के बारे में पूरी बातें। हाँ, कुंभा की मृत्यु के बारे में और एक चंद बात मैं लिख देता हूँ, फिर हम जो है हमारी क्लास को पूरी को समाप्त करेंगे। आप इसको उतारें और यहाँ से बढ़िया तरीके से इसको तैयार करना विद्यार्थियों, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो, कुंभा का अंतिम समय जो था वो सही तरीके से नहीं गुजरा और उनको एक उन्माद नाम का रोग हो गया था और अंत में मामादेव कुंड के पास जब ये बैठे थे तो इन्हीं के पुत्र ऊदा ने और मामादेव कुंड में इनको धक्का देके गिरा दिया था और इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्या बात है, कुंभा की मृत्यु, हेडिंग डालें कुंभा की मृत्यु, ठीक है। कुंभा की मृत्यु, ठीक है। कुंभा की मृत्यु के बारे में मैं लिखूंगा कि सॉरी, अंतिम समय में कुंभा, अंतिम समय में कुंभा उन्माद रोग से ग्रस्त हो गए थे। ये पागलपन जैसा कुछ रोग होता है शायद, है ना। उन्माद रोग से ग्रस्त, उन्माद रोग से ग्रस्त हो गए थे, हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा मैं लिखूं एक दिन मामादेव कुंड के पास बैठे थे, मामादेव कुंड के पास बैठे थे, तभी इन्हीं के पुत्र ऊदा ने इन्हें मामादेव कुंड में धक्का देकर, मामादेव कुंड में धक्का देकर इनकी हत्या की, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। इस प्रकार मेवाड़ का प्रथम पितृहंता ऊदा कहलाया, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कुंभा की जो है हत्या कर देते हैं। कौन कर देते हैं? इन्हीं के पुत्र ऊदा कर देते हैं और ये हत्या हुई थी 1468 में, है ना, 1468 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों कुंभा के बारे में एक डिटेल अध्ययन हमने किया। एक करेक्शन मैं करवाना चाहूँगा, पिछली क्लास में मैंने गलती से गुजरात का शासक होसंग शाह लिखा दिया आपको ना, कई बार लिखाया, 7-8 बार लिखाया, मतलब दिमाग से पूर्ण रूप से उतर गया था। तो उसको आप होसंग शाह को हटाकर उसकी जगह पे कुतुब शाह नाम कर लेना, ठीक है। तो करेक्शन करना है आपको, सॉरी, गुजरात शासक ना, गुजरात शासक, क्या करेक्शन करना है? मैंने पिछली क्लास में, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पिछली क्लास में गुजरात शासक लिखा दिया आपको, होसंग शाह लिखा दिया था। आपको लिखना क्या है वो मैं बता देता हूँ, कुतुब शाह लिखना है। क्या लिखना है?
कुतुब शाह लिखना है, ये सही है। और मैंने गलती से क्या लिखा दिया था, मैंने लिखा दिया था होसंग शाह, है ना, हो संग शाह लिखवा दिया था। होसंग शाह को मैंने गुजरात का शासक लिखवा दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, होसंग शाह कहाँ का शासक था, मालवा का शासक था। आपको पता ही होगा होसंग शाह की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था उमर खां, वो शासक बना था, लेकिन उमर खां को हटाकर और महमूद खिलजी फर्स्ट बन गया था। ये पूरी कहानी मैंने करवाई थी, लेकिन मेरे दिमाग से कल निकल गया था, और जब गुजरात का शासक बढ़ाया तो मैंने कुतुब शाह की जगह पर होसंग शाह करवा दिया था। ठीक है, तो ये करेक्शन करना आप, गुजरात का शासक कुतुब शाह था, जो कई बार पराजित हुआ कुंभा से, और कभी जीत नहीं पाया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।